दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग पे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस देश के बड़े पत्रकार के ऊपर। जी हाँ, और उसका नाम है रवीश कुमार। जी हाँ, ऐसे तो उनको मैं रवीश कुमार जी भी कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। दरअसल जितनी तेजी से इस देश में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि अकल्पनीय है। किसी ने कल्पना नहीं किया था पिछले 500 वर्षों के दौरान कि इस तरीके का भी काम भारत में होगा, लेकिन वह बड़ी ही तेजी से हो रहा है। और जितनी तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनसे जुड़े हुए कार्य हो रहा है, उनसे जुड़े हुए तैयारियां हो रही इस देश में, उससे भी अधिक तेजी से रवीश कुमार जी का बीमारी बढ़ रहा है। और यह बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति का बीमारी इतना तेजी से बढ़ रहा है जितना तेजी से राम मंदिर का कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, दरअसल रवीश कुमार जी का जो बीमारी है मानसिक विक्षिप्तपन का, जो उनको यह बीमारी 2014 से शुरू हुआ, जब से इस देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता चली गई। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना 2014 में, उसके बाद से ही रवीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब होने लगा। और अब वह इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसको देखने के बाद अब यह लग रहा है कि 2024 के बाद शायद ये लोग इस धरती पे रह पाएंगे, या इनके अंदर इतनी क्षमता होगा कि वह 2024 वाली सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि रवीश कुमार जी का मैंने एक वीडियो देखा। ऐसे मैं इनका वीडियो देखता नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारे विश्लेषकों का विश्लेषण देखा, तो फिर मुझे भी लगा कि इनका वीडियो देखा जाए। मैंने जब इनका वीडियो देखा तो यह राम मंदिर में हो रहे कार्यों की वजह से इतने परेशान हैं कि इनका परेशानी साफ साफ इनके आवाजों में दिख रहा है। तो फिर मैंने इनको वीडियो को देखकर इनके ट्विटर हैंडल पे गया, और इनके ट्विटर हैंडल पे जो उससे संबंधित खबर है, उसको देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक विक्षिप्त हो गया है। जी हाँ, दरअसल ऐसे न चर्चा करके डायरेक्ट इनके ट्विटर हैंडल पे ही चले जाते हैं, फिर समझते हैं कि इनकी परेशानी कितना बड़ा है और वो किस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल इनके ट्विटर हैंडल पे आने के बाद इनका एक पोस्ट दिखा जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इनके पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि अगर अब बात को छोड़ दे तो ऐसा कोई दिन नहीं जब जागरण और अमर उजाला में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं छपी हो। न्यूज चैनल वाले तो अब कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों अखबारों ने हर दिन रिपोर्टिंग की है। इसके पन्नों पर अयोध्या, राम और मंदिर से जुड़े तमाम कार्यक्रम को कवर किया गया है। हर दिन माहौल बना रहे हैं। अब इस व्यक्ति को भला कौन समझाए? राम मंदिर और राम इस देश का पहचान है, इस देश का सभ्यता और संस्कृति है। राम के वजह से ही भारत का पहचान है, सनातनी हिंदुओं का पहचान है। और वह राम मंदिर जिसका इंतजार इस देश के करोड़ों सनातनियों को पिछले 500 वर्षों से अधिक समय से था, अगर वह इच्छा पूर्ण होने जा रहा है लोगों का, तो फिर अखबार में भला और क्या छापा जाएगा? और अगर अखबार में छप रहा है तो इसमें गलत क्या है? ऐसा तो नहीं कि पूरे अखबार में सिर्फ एक ही राम मंदिर का खबर छप रहा है, और भी सारे खबर छप रहे हैं। लेकिन अगर इन अखबारों में अगर राम मंदिर से जुड़ा हुआ खबर छप रहा है, तो इसमें भला रवीश कुमार को क्या आपत्ति है? और क्या आपत्ति होना चाहिए किसी को भी। लेकिन यह मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि एक व्यक्ति को किस तरीके से इस देश के सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म से नफरत है। दूसरा, भले ये दोनों अखबार ऐसी कोई खोजी खबर न कर पाए, जैसा कि आर्टिकल 14, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, स्क्रोल, वायर, कारवा में किया जाता है, मगर राम मंदिर के कवरेज में इन जागरण और उजाला ने कीर्तिमान कायम किया है। कम से कम पत्रकारिता की मर्यादा से जुड़े सवालों से बचने के लिए कह तो सकते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम के कवरेज में व्यस्त थे। इस युग में यही पत्रकारिता है। दरअसल यह व्यक्ति ज्ञान तो ऐसे दे रहा है जैसे कि इन्होंने अपने माई बाप की सरकार, जब इनकी माई बाप का सरकार हुआ करता था 2004 से 2014 तक, तो यह सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे, जैसे नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। इन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है पत्रकारिता में कि
सोनिया गांधी के लिए खास तौर पे एनडीटीवी में रहते हुए इसने प्राइम टाइम नामक कार्यक्रम चलाया 9:30 बजे से या शायद 9 बजे से, सिर्फ सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैडम फ्री रहती थी, वो टीवी देखती थी और टीवी पे क्या देखती थी, रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम। यह आज अखबारों को पत्रकारिता की मर्यादा समझा रहे हैं। दोनों अखबारों में राम मंदिर से जुड़े न्यूज आइटम की गिनती की जा सकती है, काफी कुछ समझने को मिलेगा। दोनों अखबारों के संवाददाताओं की भी तस्वीरें छपनी चाहिए, वाकई इनकी टीम ने बहुत काम किया है। अमर उजाला की यह खबर पुरानी है मगर आपने देखा नहीं, संघ परिवार के हाथ में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की कमान। अब इनकी परेशानी देखिए, इनकी बीमारी। संघ परिवार के हाथ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की कमान। तो रवीश कुमार क्या चाहता है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कमान इटालियन माता के हाथ में थमा दिया जाए, जिसने अपने सरकार के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2009 में कहा था कि राम और रामायण काल्पनिक है। क्यों नहीं संघ के हाथों में कमान रहेगा? जिस संघ ने अपना हजारों कार्यकर्ता खो दिया उस राम मंदिर के लिए, उस राम के लिए, वह संघ अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेगा तो क्या सोनिया गांधी करेंगी या सऊदी अरब से किसी मौलाना को बुला लिया जाएगा? रामलला के स्वागत में सड़कों को रात में रोशन करेंगे 40 सूर्य स्तंभ। क्यों नहीं करना चाहिए? यह पिछले 500 वर्षों का एक ऐतिहासिक पल है, जिसको फलीभूत होते हुए इस समय करोड़ों भाग्यशाली सनातनी हिंदू देख रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर रोशन होंगे सड़कें तो इसमें रवीश कुमार को क्या परेशानी है? क्या उसके बिजली का बिल क्या इनके बाप के घर से भरा जाएगा? हर मन में राम, चाहू और गुंज रहा जय श्री राम। ये देखिए खबर कैसा लगाया है, इसके मानसिक दिवालियापन का स्थिति देखिए। उसके बाद अयोध्या में विराजेंगे श्री राम तो सीतामढ़ी में जगमगाएंगे दीप। क्यों नहीं? सिर्फ सीतामढ़ी में ही नहीं, पूरे देश में दीप जगमगाएगा और उस दीपक के तले रवीश कुमार जैसों के दिल में भी आग का प्रचंड ज्वाला जलेगा। अयोध्या पर पुष्पक वर्षा, 22 जनवरी को उतरेंगे 100 विमान। वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर में भी पार्किंग के इंतजाम। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर रामलला के ऊपर पुष्पक वर्षा नहीं होगा तो इस देश का विमान सोनिया माता के ऊपर पुष्पक वर्षा करने के लिए रखा गया है क्या? उस 52 साल के बच्चा के ऊपर? जब इस देश के युद्धपोत पे राजीव गांधी अपने पूरे ससुरालियों को समुंदर का सैर करा रहा था, तब तो मिर्ची नहीं लगा कि इस देश का एक पूरे युद्धपोत को बुक करके अपने इटालियन इटालियन ससुरालियों को, रिश्तेदारों को चढ़ाकर पूरे समुद्र का भ्रमण कराया गया। आज इनके दिल में जलन हो रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद है 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनके बाद उनका एक उद्घाटन, उनका संबोधन कार्यक्रम भी है। वो राम मंदिर के प्रांगण से देश को संबोधित करेंगे। उस पर इनका परेशानी देखिए, 22 जनवरी को केवल पूजन और उद्घाटन नहीं होगा, भाषण भी होगा। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? इस भाजपा ने, इस नरेंद्र मोदी और इनके पार्टी ने, इनके कार्यकर्ताओं ने इस राम मंदिर के लिए, इस राम के लिए इस देश में 4 सरकारें कुर्बान किया है, हजारों कार सेवकों की बलि चढ़ाया है, अपना त्याग दिया है। क्यों नहीं ये भाषण करेंगे? इनको भाषण का अधिकार क्यों नहीं है भाई? इनके इस परेशानी के ऊपर लोगों का जो राय है उसे भी समझना चाहिए। इनके इस परेशानी पे एक मयंक गुप्ता नाम का है व्यक्ति, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से ज्यादा तो रवीश कुमार रो रहा है भव्य राम मंदिर निर्माण को देखकर। अभी तो 2024 भी हारना बाकी है इन कांग्रेसियों को। अगर राम मंदिर की खबर नहीं छपेगी तो क्या तेरे भाई की खबर छपेगी? यह रोहित जैन सर जी का टिप्पणी है रवीश कुमार जी के इस रुदाली पे। एक प्रोफेसर सी है, उन्होंने लिखा है, रवीश जी आप मसीहा हो, ये बात ये मूर्ख पृथ्वीवासी नहीं जानते। इनको यह नहीं पता सुबह उठते ही आपके ट्वीट के दर्शन करने और उनके अनुसार खबर छाप के अखबार बांटने हैं। एक बार बस कांग्रेस आने दीजिए, आपको मीडिया हेड बनाया जाएगा। आपके कर कमलों और इन हसीन नेत्रों के बिना गुजरे कोई रिपोर्ट नहीं छपेगी। ये प्रतिक्रिया है लोगों का। पता नहीं फिर भी ये लोग कैसे इस तरीके का काम करते हैं। अपना रक्त संचार, ये खैर अच्छा नहीं है।
यानी कि इनके ट्वीटों पे अगर आप जाके देखिएगा उनके कमेंट्स में, तो आपको समझ में आएगा कि इनको इस देश का लोग किस तरीके से लेते हैं। क्या फिर भी ये इस देश के जनमानस के भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं लोग? जिस समय पूरा देश राममय है, इस समय ऐसा माहौल है कि पूरे देश में राम के अलावा और कुछ किसी को नहीं दिखाई दे रहा है और ना कुछ देखना चाहते हैं लोग, क्योंकि यह जो कार्य हो रहा है ये ऐतिहासिक है। पिछले 500 से अधिक वर्षों का इंतजार है। आप समझ जाइए, अगर किसी व्यक्ति को के ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है और उसको अगर 10 साल बाद भी अगर न्याय मिलता है तो उस व्यक्ति का खुशी का ठिकाना क्या होता है। और यहाँ तो 500 वर्षों की बात है, उससे भी अधिक। लेकिन ये रवीश कुमार जैसे लोग, इनको इससे भी परेशानी है, इनको इस बात से भी परेशानी है कि जोधपुर से घी जो आया था रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, जो उनके उपयोग होंगे, आरती होंगे, हवन होंगे, उसके लिए जोधपुर से, राजस्थान के जोधपुर से 6 कुंटल घी आया था 11 रथ यात्राओं पे, 11 रथ पे रख के। इससे भी इनको परेशानी है कि जोधपुर से 6 कुंटल घी 11 रथों के द्वारा भेजा जा रहा था, वो भी उस समय जब राजस्थान में चुनाव चल रहे थे। अबे तो चुनाव चल रहा है, इसका मतलब क्या लोग अपना धार्मिक कार्य छोड़ दें? और यह घी वहां के लोग भेज रहे थे, वहां की गौशालाओं से आ रहा था, कांग्रेस पार्टी या अशोक गहलोत के घर से नहीं, या सोनिया गांधी के ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन से नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आना चाहिए? और इनको शायद सिर्फ घी तक का ही ध्यान रहा। इसमें शायद ये भूल गए कि इसी रामलला, इसी अयोध्या में, इसी राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर भी लाया गया था, जिसके साथ लाखों लोगों का हुजूम चल रहा था। उसके बाद यह भूल गया कि राम मंदिर में जो घंटी लगेगा वह तमिलनाडु से लाया जा रहा है, और वह 613 किलो का घंटी है, जिसका धून, जिसका गूंज 10 किलोमीटर तक सुनाई देगा और उससे ओम की ध्वनि निकलेगी। समझ जाइए, जब यह घंटी बजेगा तो रवीश कुमार जैसों का क्या हाल होगा। उसके बाद राम मंदिर में ही लगाने के लिए गुजरात से जो ध्वज स्तंभ है, जो राम मंदिर के ऊपर लगेगा ध्वज स्तंभ, वह 5000 किलो से भी ज्यादा वजन है उसका, और वह गुजरात के अहमदाबाद से आ रहा है। उसके बाद ध्वज दंड आ रहा है, यह भी गुजरात से आ रहा है। यानी कि उसके बाद इस राम मंदिर में लगाने के लिए गोरखपुर के सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने एक ऐसा घड़ी बनाया है, जिस घड़ी में एक साथ 9 देशों का समय दिखाई देगा। ऐसे ऐसे चीज भी राम मंदिर के लिए देश के कोने कोने से हर एक व्यक्ति लेके आ रहे हैं उसमें लगाने के लिए, और पूरा देश इस समय ललायित है। अधिक से अधिक संख्या में लोग चाह रहा है कि राम मंदिर के इस कार्यक्रम में हम सहभागी हो जाएं। पूरे अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, चारों तरफ राम ही राम, हर तरफ सड़क से लेके गली मोहल्ले, हर जगह रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, पूरे अयोध्या को राममय बना दिया गया। और होना भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या का अगर पहचान है तो सिर्फ राम की वजह से, अन्यथा अयोध्या का और किसी भी रूप में कोई पहचान नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। फिर वो अयोध्या राममय नहीं हो तो क्या रवीशमय होगा? क्या परेशानी है इस सबको? ये सब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, और इनको न देश का, न देश के लोगों का मिजाज का पता है। और शायद ऐसे ही लोगों की बातों से, ऐसे ही रवीश कुमार को, इन प्राइम रिपोर्टों को देखकर, प्राइम टाइम्स को देखकर, इन यूट्यूब चैनलों को देखकर कांग्रेस पार्टी भ्रमित होती है, जिसका हाल बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसे भी रवीश कुमार के फॉलो करने वाले और रवीश कुमार का जो वीडियो देखता है, वह जानते हैं कैसे लोग बनते हैं। वह सागर गुप्ता बन जाता है लखनऊ का, जो संसद में हमला कर देते हैं। यानी कि इन लोगों को जो देखता है, इनको जो फॉलो करता है, उनका मानसिकता ऐसे हो जाता है सरकारों के प्रति, सिस्टम के प्रति, शासन के प्रति, जो आतंकवादी बन जाते हैं उनके खिलाफ। इसलिए ऐसे लोगों के वीडियो और बातों को नजरअंदाज करने में ही भलाई है। लेकिन मेरा फिर सलाह है कि जिस तरीके से इनका बीमारी बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, अगर यह इलाज नहीं कराएं तो 2024 के बाद ये लोग सच में ही इस धरती पे रहने लायक नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।